बिहार के एक बड़े नेता जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, मगर बीच के कालखंडों में अलग अलग पार्टी में भी गए, मगर फिर से लगभग 24 घंटे पहले यानी कि पिछले दिनों, बीते दिनों कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उसे घर वापसी भी कह सकते हैं। तो उनसे कुछ सवाल रहेगा। वह हमारे बगल में बैठे हुए हैं, सामने आप लोग देख रहे होंगे। प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे और लगातार विधायक भी रहे और कांग्रेस को बिहार में लीड भी किए। साथ ही कह सकते हैं कि कुछ सवाल जवाब में कई और बातें जो आएगी उसको लेकर अभी हम कुछ पूछेंगे और जानेंगे कि फिर कांग्रेस में जाने का क्या मकसद है, क्या मतलब है। और भी जो 1.5 दशकों में कह सकते हैं कि एक तरह से वनवास ही कह सकते हैं, राजनीतिक वनवास भी कह सकते हैं कि 1.5 दशकों में कुछ वैसी बड़ी पद नहीं मिला, मगर फिर भी जनता से लगातार जुड़ाव रहा और जनता के बीच में लोकप्रिय ही रहे। मगध के क्षेत्रों में कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस कुछ फ़ायदा लेती हुई भी नज़र आएगी, इनके अनुभव का और इनके कह सकते हैं कि जनाधारों का भी। तो सर, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है झकास भारत में। थैंक यू। और कई बातें हो रही है आपको लेकर कांग्रेस। पहले तो आप कांग्रेस ज्वाइन क्यों किए? देखिए, आज एक तो बात आपको बताएं कि शुरू से ही हमारा झुकाव समाजवाद की ओर विद्यार्थी जीवन से ही रहा। कभी भी हम दक्षिणपंथी विचारधारा के पोषक या समर्थक नहीं रहे। तो मेरे सामने कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प था और कांग्रेस ने जिस तरह सम्मानपूर्वक हमको घर वापसी किया, उससे हमें बड़ी प्रसन्नता है। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संविधान बचाने का, प्रजातंत्र बचाने का। आप देख रहे हैं कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो प्रजातांत्रिक तरीके से अपने विरोधियों से निपटने से ज़्यादा बेहतर समझते हैं ईडी और सीबीआई के द्वारा उसे निपटना। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जेल जो है वह विकल्प नहीं है और बेल जो है वह अधिकार है। लेकिन ईडी और सीबीआई के माध्यम से जिस तरह से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे पंगु बनाया जा रहा है, वो चाहे झारखंड हो जाए या महाराष्ट्र में हो जाए अथवा आप दिल्ली की सरकार का हो जाए, यह बड़ा दुखद है। और भारत है इस बात पर गर्व करता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। दुनिया के तमाम देश सोचते थे, यहाँ तक कि हिंदू महासभा ने भी प्रस्ताव पारित किया कि भारत अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो लोकतंत्र के बोझ को उठा सके। लेकिन बाद के दिनों में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस देश ने प्रजातंत्र के नींव को इतना मजबूत किया कि दुनिया के तमाम देश के लोग कहने लगे कि भारत में लोकतंत्र का जो जड़ है वो बहुत गहरा है। अब आज उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब ठीक है, आप इतनी बड़ी पार्टी, विशाल पार्टी है, तो आप वोट के माध्यम से, जन समर्थन के माध्यम से, क्या आपके अपने कैडरों पर भरोसा नहीं है? हिंदू महासभा पर भरोसा नहीं है? आरएसएस पर भरोसा नहीं है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है? इतने लाखों करोड़ों लोग आप विश्व के सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, उन पर भरोसा नहीं है? उससे ज़्यादा भरोसा आपको ईडी और सीबीआई पर है। तो यह एक तानाशाही प्रवृत्ति सत्ता के अंदर जो उपज रही है, उभर रही है, वो बहुत बड़ा खतरा है देश के सामने। और कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इसका चुनौतियों का मुकाबला कर सकता है। आज राहुल गांधी जिस तरह से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक टी शर्ट पहन करके 5000 किलोमीटर की यात्रा की, तो उनके लीडरशिप में एक विश्वास पर उभरा है। हो सकता है कुछ लोगों को अभी नहीं लगता हो, लेकिन एक समय आएगा देश मानेगा कि राहुल गांधी देश के लिए ज़रूरी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राहुल गांधी का जो मिशन है
उसको जन जन तक पहुंचाएं। नरेंद्र मोदी करते कुछ नहीं है, भाषण का होता है कि मोदी जी के उपलब्धियों को घर घर पहुंचाइए। क्या उपलब्धि है भाई? 200 किलो टमाटर, 100 रुपये किलो नेनुआ और भिंडी, ये उपलब्धि है? बेरोजगारी उपलब्धि है? भ्रष्टाचार उपलब्धि है? क्या उपलब्धि है? तो ऐसी परिस्थिति में हम इसलिए आए कि कुछ इसमें योगदान कर सके, राहुल गांधी के मिशन को हम घर पहुंचाने में कुछ कर अपना योगदान, तो हम अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे पेरेंट पार्टी ने, वो चाहे एआईसीसी हो चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो, दोनों ने हमारा जो मान सम्मान रखा, उसके लिए मैं एआईसीसी के प्रति और पीसीसी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और यह हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उसमें हम बिल्कुल उसके प्रति अपना पूरी क्षमता से काम करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलजुल करके प्रदेश में भी संगठन को सशक्त और मजबूत बनाएंगे। एक शब्द आता है घर वापसी, और साथ ही हम अगर सही हैं तो पीछे 5 साल पहले आप जदयू में गए थे, तो बातचीत हो रही तो बोले यह आखिरी पार्टी है, मगर कुछ बातों से यह भी जो कांग्रेस के मोस्ट अभी सीनियर नेता हैं, सीनियर नेता हैं, आप ये बात कह सकते हैं, कोई बात नहीं, पत्रकार को बहुत सारी स्वतंत्रता है, वो नकारात्मक भाषा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको तो जो हमारा पार्टी है, जो पेरेंट पार्टी है, और उसका जो सर्वोच्च संस्था है एआईसीसी ने, हम जरूर गए कुछ दिन के लिए जदयू में। किस लिए गए? कि जब सर्किट हाउस में जहानाबाद बैठे रहते थे तो मेरा इज्जत सम्मान प्यार करते थे लोग, सामने नहीं लेकिन पीछे से कहते थे कि ये सारे लोग नाक मुंह माने हवा के सहारे एमएलए एमपी मंत्री बन रहे हैं, ये नाक मुंह टेढ़ करके सही है, हमको भी नौकरी नहीं, बेटा को भी नहीं मिला और हमारा पोता भी अब नौकरी के लायक हो गया, इनको तो पेंशन मिलता है, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो भाई एक बार हम ही हवा के सहारे कुछ उसका लुत्फ उठाते हैं। पर उसे नीतीश कुमार ने धोखा दिया, ये कह सकते हैं। जरूर गया, नीतीश कुमार ने चाहे अन्य लोगों ने जो भी मेरे साथ किया तो अच्छा ही किया, सत्ता कुछ दिन के लिए मिल जाती, लेकिन जीवन भर की कमाई, मेरा त्याग तपस्या सब मिट जाता, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और जदयू का तो कोई दिमाग ही में नहीं रहा एआईसीसी ने कहा कि नहीं, ये कहीं नहीं गए, और गए भी तो इनका दिल दिमाग हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ा। और एआईसीसी ने जो विज्ञप्ति जाहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि बिहार कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट एमिनेंट पर्सनालिटी आज कांग्रेस ज्वाइनिंग है, तो इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए क्या होगा। अब बाकी लोग क्या बोलता है, कहाँ गए और न गए, उससे क्या मेरा लेना देना है। मगर एक बड़ी बात एक बातें जो निकल कर आई कि भले ही जो ये 1.5 दशकों में आप जहाँ भी रहें, मगर कांग्रेस आपको अपना मानती रही और आपके मन में भी कांग्रेस जिंदा रहा। ये कई साक्षात्कार, कई बातों से या कई चीज़ों से या जुड़ावों से लगता रहा है। पहले भी आपसे हम बात करते थे तो हमारे मुंह से एक शब्द भी कांग्रेस के खिलाफ कभी नहीं सुने होंगे, जबकि दूसरे दलों के खिलाफ चाहे जदयू हो भाजपा हो उसके पक्ष में भी बोलते हुए नहीं सुने होंगे हमको। इसलिए हम बिल्कुल संतुष्ट हैं अपने घर में वापस आकर के, और बचे हुए जो भी समय मेरे पास है कांग्रेस को मजबूत सशक्त करने और हाई कमांड के जो निर्देश है, जो उनका प्रोग्राम है, उसको जन जन तक पहुंचाने में लगाएंगे। अभी जैसे कि आपका कांग्रेस में अब रोल क्या होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पद पे आप रह चुके हैं और इतनी बड़ी बड़ी कमान संभाल चुके हैं कांग्रेस में ही और बिहार की राजनीति में भी, तो इसके बाद रोल को लेकर भूमिका आएगी कि आपका क्या रोल होगा पार्टी में या किस में, सरकार में या और भी चीज़ों में? जो भी रोल हमको बड़ा बड़ा मिला, जो पद मिला, वो कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड का देन है। हम अपना काम करेंगे। अब एक कांग्रेस हाई कमांड को तय करना है कि आगे मेरा क्या रोल होना चाहिए, क्या
स्टेटस होना चाहिए। इसका प्रवाह करके हम काम करेंगे तो सही रास्ते से भटक जाएंगे। एक सवाल और आ रहा है, ये जो पिछले 14-15 साल पहले जो एक दौर रहा उसमें आप, नहीं, हम तो 12-13 में कांग्रेस में। अच्छा 12-13 में, तो एक दशक ही, तो इस लहर में भी आपको भाजपा बेहतर नहीं लग पाई, रिझा नहीं पाई, या कह सकते हैं कि उसके सत्ता की ओर आप या और भी अलायंस की तरफ, उस भाजपा की तरफ आप खींचे चले नहीं गए, इसको कैसे? देखिए, भाजपा ये तो हम भी मानते हैं, विरोधी भी मानेगा, पार्टी के लोग तो मानते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है। और जो संगठन से, संघ से ऊपर भाजपा में आए हैं उन्हीं की अहमियत है। हमारा कोई उसमें स्थान कैसे हो सकता है? और वहाँ यदि हम लालच भरी दृष्टि से वहाँ देखेंगे तो ये मेरी बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए हम भाजपा की ओर कभी देखे नहीं और ना कभी मेरा खिंचाव हुआ। आप ही बताइए कि कभी हम खिंचाव की बात नहीं की है। एक सवाल और है, जैसे हम पहला सवाल कर रहे थे तो कांग्रेस ज्वाइनिंग पर तो आपने भाजपा, मोदी पर एकदम जोरदार हमला बोलते हैं तो बोले, उसमें कह सकते हैं एक भड़ास भी नजर आई। वर्तमान सरकार के कार्यकलापों से पर कुछ बोलेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार पर हम ये कहना चाहेंगे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार का नेतृत्व पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथों में रहता है। लेकिन बिहार में लोग बात करते हैं और सच्चाई भी है कि आए दिन मर्डर होता है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब 10-20 मर्डर, डकैती, एक्सीडेंट, पुल का गिरना, ये सब नहीं हुआ हो। और इस पर कोई सरकार बहुत सीरियस नहीं दिखती है, क्योंकि सरकार का कमान आधा दर्जन अफसरों के हाथ में है जो 80% बजट पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं पिछले 10 साल से लगातार। किसी भी अफसर का एक स्थान पर 3 साल का कार्यकाल है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो साल भर में 3 बार जिनका ट्रांसफ़र हो जाता है, 2 साल में हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार बने हुए हैं 10-10 साल से। तो वो पार्टी, यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो आखिर राजनीतिक पार्टी कैसे चलता है? उसको चलाने के लिए धन का वो जुगाड़ करते हैं। उसके अलावे चुनाव होता है तो हेलीकॉप्टर का इंतजाम करते हैं। जीतन मांझी ने कहा था कि सबसे बड़ा घोटाला एस्टीमेट घोटाला है, और जीतन राम मांझी की यह बात तो आज प्रमाणित हो गई। जिस तरह से पुल बनते बनते या बनने के साल जमीनों-दोज हो रहा है, तो इसलिए देखिए, पहले इतना से कम बाढ़ होता था तो रिलीफ कैंप खुल जाता था एरोड्राम पर और पैकेट्स बनते रहते थे और एयर ड्रॉपिंग होता था। आज बिहार के कई हिस्सों की हालत बहुत बदहाल है, कोसी का, उत्तरी बिहार का, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीनता अपनी खो चुकी है, इसलिए इसके बारे में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है। संवेदनहीनता खो चुकी है वर्तमान सरकार, केंद्र या राज्य दोनों? अभी राज्य के बारे में कहा, और केंद्र के बारे में हमने कोई नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्तिगत भड़ास नहीं निकाला। हमने ये कहा कि वहाँ पर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, स्पष्ट उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, जिस तरह से सत्ता में बने रहने के लिए और विरोधियों को हटाने के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो थी है, विधि है, उसका उपयोग नहीं करके ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं। यह संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसे उबरने के लिए, इसको बचाने के लिए कांग्रेस, जिसका जन्म आज़ादी की लड़ाई में आंदोलन से हुआ, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जान गंवाए, जेल यातनाएं सही, अपना संपत्ति तक दान किया, तो उसको बचाने के लिए कांग्रेस एकमात्र विकल्प है, ऐसा हम मानते हैं। एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल याद आ रहा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस का कुछ इस प्रकार रहा कि 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई, 2 बार तो विपक्ष के लायक भी नहीं रही। और अपने बुरे दौर में भी, जो कांग्रेस का जो 50-60 सालों का और देख रहे थे, उसमें भी सबसे बुरा दौर माना जाता है एक इमरजेंसी का, उस वक्त भी 100, 125 100 का आंकड़ा पार कर गई थी।
मगर ये 3 लोकसभा के बाद क्या कैसे देखते हैं कि चौथी बार यानी कि अब 2029 में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब उसी वक्त चुनाव होगा 29 में, तो कैसे देखते हैं 29 में कांग्रेस क्या पटकनी दे पाएगी इस वर्तमान एनडीए की सरकार को या भाजपा को? नरेंद्र मोदी को सीधे कहें कि हटा पाएगी? ये 3-4 चीज़ें एक ही साथ एक ही सवाल में यह जुड़ी हुई है कि कांग्रेस का आने वाले लोकसभा में क्या विजय हो पाएगा या उसके घटक? देखिए, जो पहला सवाल आपका था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई एक पार्टी सदा नहीं बनी रह सकती है। एक पार्टी सदा बनी रहे तो इसका मतलब है कि वहाँ तानाशाही है, प्रजातंत्र है ही नहीं। जनता हमेशा एक ही को वोट देगी, ये मान के आप नहीं चल सकते। जब सत्ता में आप बैठेंगे तो लोगों के ग्रीवांसेज होंगे आपके प्रति पैदा, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आपको सत्ता खोना पड़ेगा। अब जहाँ तक सवाल है 100 का आंकड़ा नहीं छूने का, तो आपको तो ये भी पता होगा कि एक समय था जो बीजेपी को 2 सीट आई थी और दूसरे बार भी बहुमत नहीं आया था, तो वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन के बाद गिर गई थी एक वोट से। और आज भी ठीक है, कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, लेकिन भाजपा भी तो नहीं जीती है। उनको 238-40 है, 272 का आंकड़ा तो वो भी नहीं छू सके हैं। तो इसलिए हार तो कांग्रेस का नहीं ना हुआ है। कांग्रेस को तो 43 से 100 हो गया तो जीत है, और उनका जो है बहुमत से और नीचे चले आए तो उनकी हार है। लेकिन वो तो हो पार्टी है, तो इसलिए बड़बोलों की पार्टी है। हो को एक्सप्लेन जरा करिएगा। एक जैसे आप देखेंगे कि सियार है ऊख के खेत में, एगो हुआ बोलेगा तो पीछे से सब हुआ बोलेगा। तो इस पार्टी में भी वही है कि जहाँ एक बात कोई बोल दिया वहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने, तो पीछे से सब हुआ करते हैं। तो भाई आप सियार की पार्टी नहीं ना बनाए हैं, सबको सियार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस को हम मेरा सवाल ये एक और मतलब कांग्रेस अगला बार क्या कुछ कैसे देखते हैं? कांग्रेस को तो देखिए, कांग्रेस को आज़ादी के गर्व से पैदा हुआ पार्टी है। ग्रहण लग सकता है सूरज को, लेकिन उसके प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता अनंत काल के लिए। कांग्रेस को तो आना है। कांग्रेसियत तो यहाँ के लोगों के खून में है, धमनियों में प्रवाह होता है। उस समय के लिए ग्रहण लगा है। राहुल गांधी जी को लेकर सवाल होता है, जो अभी विपक्ष के नेता हैं। क्या कुछ लोग जैसे अभी वर्तमान सत्ता पक्ष है या बीजेपी ही कह ले, या बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं या कोई भी नेता, तो वह राहुल गांधी पर सीधे कटाक्ष करते हैं कि यह जब तक रहेंगे वैसा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा बहुत कुछ। आप कितना संभावनाएं राहुल गांधी में देखते हैं? ये जो आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, भाजपा के लोग भी आज के 5 साल पहले बोलते थे, लेकिन आज उनके आवाज़ में वो दम नहीं है। वो भी मान रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि होगा। हाँ होगा। और वो देखते हैं ना, जिस तरह से जितने भी स्वतंत्र और बुद्धिजीवी पत्रकार हैं या देश के टॉप जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आज वो 100%, 99% नहीं, वो आज राहुल गांधी के प्रशंसक हैं। इस बात को स्वयं मोदी जी भी समझते होंगे। जब हम और आप समझते हैं तो हम लोग से तो ज़्यादा वो समझते होंगे। लेकिन उनसे गलती ये हो रही है कि इस भय से वो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं पैदा होने दे रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीकों की ओर अपने को ले जा नहीं रहे हैं, और यही भाजपा के पतन और कांग्रेस के पुनः उदय का कारण बनेगा। एक सवाल और याद आ रहा है, सीबीआई और ईडी यह एक ऐसी संस्था, ये कह ये गवर्नमेंट बॉडी भी कह सकते हैं। तो इसमें जब कांग्रेस सत्ता में थी सर, तो वहाँ पर वह भी आरोप लगता था कि कांग्रेस के ये तोता हैं। जैसे 4 से 14 की जो हम लोगों ने सरकार देखी, और उससे पहले भी कांग्रेस ही रही है, और हाँ लगभग कांग्रेस ही रही है, अगर 6 साल वाजपेयी जी का हटा दें और इमरजेंसी का 2.5 साल हटा दें, तो वहाँ पर बोला जाता था कि ये कांग्रेस की ही पार्टी का बी टीम है, और जब जब जो सरकार में आई मिसयूज की है, तो इसको कांग्रेस देखिए, उतना ही जिम्मेदार लगती है जितना भाजपा या नरसिंहा राव जी के शासनकाल में थोड़ा लेवरेज मिला सीबीआई को, और वो कहते थे कि लॉ विल टेक्स इट ओन कोर्स। लेकिन उनके शासनकाल को छोड़ दीजिए तो आप ऐसा कोई उदाहरण नहीं बता सकते
कि कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई का इस्तेमाल अडवाणी जी को, वाजपेयी जी को, मुरली मनोहर जोशी को जेल में बंद करने का, उनके खिलाफ जांच कराने का काम किया। यदि हवाला में मान लेते हैं कि अडवाणी जी का नाम आया या और लोगों का, तो कांग्रेस के भी कई नेताओं का आया, समान रूप से आया। और एवं आपातकाल में वाजपेयी जी को, अडवाणी जी को, कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने बाइज्जत कॉटेज में रखा। और जब उन लोगों ने पेरोल पर बाहर लिख करके आने की बात की तो उसको इंदिरा गांधी ने रिहा किया। और आपातकाल की बात लोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपातकाल सामान्य बात नहीं थी। आंदोलन चल रहा था, जेपी मूवमेंट चल रहा था, जेल में नेता लोग जरूर गए थे। इमरजेंसी कब लगी? इमरजेंसी लगी जब इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई और कोर्ट से राजनारायण जी ने उनको हरा दिया। तो हरा देने के बाद जो देश में अराजक स्थिति पैदा हुई, यदि इमरजेंसी नहीं लगता तो शायद इस देश में बिल्कुल अराजकता और अव्यवस्था पैदा हो जाती। इसलिए उस समय की मांग थी। इंदिरा गांधी इतनी बड़ी कूटनीतिज्ञ थी, यह जानते हुए कि चुनाव इस बार हम नहीं जीतेंगे, चुनाव तो कराया, चुनाव से तो नहीं भागा। ये तो चुनाव ही नहीं करा रहे हैं। ये चुनाव ही देखिए 100 से ज़्यादा सीट है जहां 500,000 वोट से कांग्रेस पार्टी हारी है। तो ये प्रशासन को इतना तो पावर है ना, आप समझ सकते हैं। 30 सीट ऐसा है जहां 1000 वोट से भाजपा जीती है। तो बहुत ज़्यादा फैसला नहीं है सत्ता। हाँ, बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, यानी कि 2029 के लिए हम बात कर रहे थे और कई सवाल किए, और तो कुछ सवाल वैसे कुछ बच नहीं गया है या हमें। हाँ जी, और कौन सवाल? शायद कांग्रेस को के बदले में भाजपा को जो पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव करना है, अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, तो इस संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते कि भाजपा ही इनको स्टेप डाउन करने के लिए कहे। चलिए, ये बड़ी बात कह दी है, बाकी और अभी हम रहने देते हैं और हम बधाई फिर मिलते। हम तो बधाई शुभकामनाएं देना हम भूल गए, हम अभी दे देते हैं बधाई। शुभकामना तो हम ही शुभकामना देंगे कि आपने हमको अपनी बात कहने का मौका दिया अपने चैनल पर। आप देखते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छी बात है जी। तो हम ये बात कर रहे थे, परिचय के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, लगभग आधी सदी राजनीति का अनुभव है और पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से लेकर के पूर्व मंत्री और कई बार विधायक रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और अभी कांग्रेस में घर वापसी किए। तो आप झक्कास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ जी। देखिए, कुछ लोग कहते हैं जंगल राज लालू जी के बारे में जी। तो भाई, लालू जी का यदि जंगल राज था तो उनको यहाँ की जनता ने सत्ता पर से हटा दिया और दूसरी सरकार को, नीतीश कुमार जी को सत्ता पर बैठाया और 15-20 साल से ही सत्ता में है। तो अब तो 15 साल 20 साल की उपलब्धियों को न गिनाएंगे। साल भर में पुल गिरने को, चोरी को, डकैती को, बैंक रोबरी को, बच्चों के अपहरण को, महिलाओं के साथ बलात्कार को, इसको न गिनाइए। लालू जी की केवल निंदा करने से तो नहीं होगा। लालू जी की निंदा करने से नहीं होगा। हम बार बार इंटरव्यू समाप्त करना चाहते हैं मगर कुछ सवाल आ जा रहे हैं, कुछ आपकी ओर से, हमारी ओर से, कुछ हमारी और उनकी ओर से आ जा रहे हैं। तो हम अभी धन्यवाद जो बचा हुआ था हम वह अभी धन्यवाद कहेंगे।